हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, ये हमारा कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र चैप्टर का चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कूलाम के नियम को वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप में कैसे लिखते हैं, और इसके अलावा हम जानेंगे कि अगर मल्टीपल चार्ज का सिस्टम हो तो उसमें किसी एक चार्ज पर फोर्स निकाला जाएगा तो कैसे निकाला जाएगा, जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। साथ ही साथ इस पर हम बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के लिए हमने दो चार्ज लिया है Q1 और Q2, जिनके बीच का डिस्टेंस है R, और Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है और Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन XY प्लेन। ठीक है, अब देखो, अगर हम चार्जेस को सेम टाइप का मानते हैं तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा Q1 और Q2 के बीच वो रिपल्सन का लगेगा। तो Q1 पर जो फोर्स लगेगा वो किसके कारण लगेगा? Q2 के कारण। तो देख सकते हो ये Q2 है, Q2 के कारण Q1 पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्शन याद है, दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अंदिश ये बन जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यानी इसे हम लिखेंगे F12 से। सिमिलरली अगर हम Q2 पर फोर्स निकालते हैं तो Q2 पर फोर्स निकलेगा किसके कारण? Q1 के कारण फोर्स लगेगा इस पर। रिपल्सन है तो अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से ये हो जाएगा F21। 21 का मतलब क्या हुआ? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ओके, नाउ अब ये फोर्स कूलाम के नियम के अनुसार कितना होता है देखते हैं। फोर्स यानी कि बल किस पर? आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल। कितना बल हो जाएगा? F12 इक्वल टू कितना हो जाएगा? फॉर्मूला पता है, 1/4πε0। अगर चार्ज जो रखे हैं उनके बीच जो मीडियम है वो फ्री स्पेस या एयर है तो उस केस में हम 1/4πε0 लेंगे। चार्जेस का प्रोडक्ट यानी कि Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। अब F12 है तो इसके अनुसार हम डिस्टेंस इसका लेते हैं R12। R12 ठीक है, और साथ ही साथ R12 और R21 दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम ही है। साथ में हम क्या लगाएंगे? यूनिट वेक्टर, दैट इज R12 का कैप। द डायरेक्शन ऑफ R12 मीन्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स F12, यानी कि हम जो यूनिट वेक्टर ले रहे हैं R12 वो इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। दिस इज R12 कैप। R21 कैप लेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा R21 कैप। ओके, अच्छा, हम यूनिट वेक्टर के बारे में क्या जानते हैं? यहाँ स्क्वायर भी होता है, याद रखिएगा, और इसको चाहो तो आप ऐसे लिख लो, F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई, इसको मॉड में ऐसे लिख लो R12 वेक्टर लगा के होल स्क्वायर। यहाँ पर यूनिट वेक्टर R12। यूनिट वेक्टर का मतलब सिंपल बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, नाउ अब हमको पता क्या है कि जो R12 होता है यानी ये जो यूनिट वेक्टर होता है, जब भी आप यूनिट वेक्टर की बात करते हो तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, यूनिट वेक्टर अगर ए कैप है इसका मतलब होता है वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, परिमाण, यानी वेक्टर ए सदिश ए और सदिश ए का परिमाण का रेशियो जो होता है वो एकांक सदिश बताता है। तो R12 कैप को आप क्या लिख सकते हो? वेक्टर R12 डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड, R12 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर हम इस वैल्यू का इस्तेमाल कर लें इस इक्वेशन में फोर्स के तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा F12 इक्वल टू 1/4πε0
Q1 Q2, यहाँ पर आपके पास R12 का जो मैग्नीट्यूड है इसका होल स्क्वायर है, और साथ में यहाँ पर R12 का कैप है। तो R12 कैप की जगह अगर आप इस्तेमाल करते हो वेक्टर R12 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12, इसका मतलब तो ये दोनों मिलकर के क्यूब बना लेंगे, यहाँ पर R12 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। ओके, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ सिमिलरली अगर हम निकालते हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल कितना हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे F21 से। ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 Q2 बाई मैग्नीट्यूड R21 वेक्टर होगा होल स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगेगा R21 का कैप। ठीक है, और इसे आप ये लिख सकते हो F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 का क्यूब बन जाएगा, और यहां पर आ जाएगा वेक्टर R21। क्यों? क्योंकि अगर हम यूनिट वेक्टर R21 लेते हैं R21 कैप, तो क्या बन जाएगा, वेक्टर R21 डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड R21 का मॉडुलस। ठीक है, तो उसके अनुसार आपके पास ये बन जाएगा F21। नाउ देखो यहां पर R12 और R21 का मतलब सेम है। R12 मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस Q1 एंड Q2, और R21 का मतलब डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस Q2 एंड Q1। तो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होने वाला है, यानी कि R12 का जो मैग्नीट्यूड है वो R21 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर चूंकि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21, केवल डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पर R21 का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ R12। डायरेक्शन अपोजिट है तो वेक्टर में इस तरह से दिखाते हैं अपोजिट वेक्टर्स को, R12 एंड R21 आर अपोजिट वेक्टर्स। ठीक है, तो इस तरह से आप R21 इक्वल टू माइनस R12 लिख सकते हो। तो आपके पास जो यहाँ पर इक्वेशंस बने हैं, ये यहाँ पर देखो, अगर ये पहला इक्वेशन देखें यहाँ पर R12 है, और यहाँ पर जो हमारा ये इक्वेशन बना इसको मैं सेकंड इक्वेशन लिख लूँ तो क्या बन जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या पता चल रहा है कि F21 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F12, क्योंकि सब कुछ तो सेम हो गया। यानी कि यहाँ पर जो फोर्सेज लग रहे हैं दोनों पर इक्वल हैं, बट डायरेक्शन उनका क्या है, अपोजिट है। और इससे ये भी पता चलता कि यहाँ पर न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया नियम का पालन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कि फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, जो बल हैं वो बराबर और विपरीत हैं, इसको कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, उम्मीद है समझ गए होंगे। नाउ बहुल आवेशों के बीच यानी फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्ज, जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, मान लीजिए कि कई चार्जेस का ये सिस्टम है, n चार्जेस का हमने एक सिस्टम ले लिया, तो इस सिस्टम में किसी एक चार्ज पर अगर आपको फोर्स निकालना है तो जितने भी चार्जेस होंगे उस सिस्टम में, उन सभी के कारण जो फोर्स लगेगा उनके वेक्टर सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये क्या कहता है कि
अगर आपको मान लीजिए निकालना है फोर्स ऑन Q1, तो क्या बन जाएगा, फोर्स ऑन Q1 इक्वल टू बन जाएगा आपके पास, इस पर किसके किसके कारण फोर्स लग रहा है, Q1 पर Q2 के कारण फोर्स लगेगा यानी F12 हो जाएगा, ऐसे Q3 के कारण फोर्स लगेगा यानी F13 हो जाएगा, F14 हो जाएगा। जितने भी चार्जेस होंगे सभी के कारण जो फोर्स लगेगा उनके वेक्टर सम के इक्वल होता है। यही कहलाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, कि अगर हमारे पास n आवेश का कोई सिस्टम है और किसी एक आवेश पर हमको बल निकालना, तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य सभी आवेशों के कारण, जितने भी आवेश उस सिस्टम में होंगे उसके कारण जो बल लगता है उस आवेश पर उनके सदिश योग के बराबर होता है। इसी को कहते हैं हम अध्यारोपण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब मान लीजिए आपको Q1 पर फोर्स निकालना, तो ये फोर्स हो जाएगा Q1 पर किसके कारण फोर्स लगेगा, Q2 के कारण, Q3 के कारण, Q4 के कारण, इसी तरह से Qn के कारण जितने सिस्टम में चार्ज होंगे उन सब के कारण यहाँ पर फोर्स लगने वाला है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करें, फोर्स कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा। F इक्वल टू, अभी हमने वेक्टर फॉर्म जो पढ़ा उसके अनुसार लगा लेते हैं। सभी फोर्सेज में एक चीज तो कॉमन आता है, 1/4πε0, ये कर लो कॉमन। F12 निकालना है तो F12 क्या बन जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय डिस्टेंस, तो यहाँ पर बन जाएगा Q1 Q2 बाई इनके बीच का डिस्टेंस R12, यहाँ पर मैग्नीट्यूड इसका चाहिए हमको, का होल स्क्वायर लगाते हो तो यूनिट वेक्टर लेंगे और क्यूब लगाते हो तो आपको पूरा वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ होल स्क्वायर और यहाँ पर वेक्टर R12 का क्यूब, सॉरी कैप, R12 का यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, कैप, वेक्टर R12 कैप। इसी तरह से F13 निकालना है तो क्या हो जाएगा, Q1 Q3 बाई R13 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा R13 कैप। इसी तरह से अगर आप nवें चार्ज के लिए निकालोगे तो क्या बन जाएगा, Q1 Qn डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R1n का होल स्क्वायर और यूनिट वेक्टर हो जाएगा R1 कैप। ठीक है, ये निकल कर आता है इस सिस्टम में जितने भी चार्ज हैं उन सब के कारण जो Q1 पर फोर्स लगता हुआ। ठीक है, तो इस तरह से इसको चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो समेशन के फॉर्म में, 1/4πε0 इज कांस्टेंट समेशन, यहाँ पर समेशन ध्यान से देखें, यहाँ पर I इक्वल टू मान लीजिए 1 से शुरू होता है और 1 से नहीं शुरू होगा, सॉरी 2 से शुरू होता है, 2 से लगाकर n तक जाएगा और यहाँ पर चार्ज है Q1 QI डिवाइड बाई R1I का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा यूनिट वेक्टर R1I। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। ओके, यहाँ समेशन का मतलब होता है प्लस करना और इसको एक्सपेंड करोगे, I के प्लेस पर पहले 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, इसी तरह से और प्लस का साइन बीच में लगाते जाएंगे। जैसे I इक्वल टू 2 रखा आपने, क्या बन जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर R12, ये पहला पार्ट आ जाएगा। प्लस लगाएंगे, फिर I के प्लेस पर 2 रखेंगे तो Q1 Q2, सॉरी 2 नहीं 3 रखेंगे इस बार, तो Q1 Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा यूनिट वेक्टर R13। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से एक्सपेंड करते चले जाएंगे कहाँ तक, n तक। ये होता है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज, जिसे कहते हो अध्यारोपण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसको करने से पहले आपका वेक्टर का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में जो आपने वेक्टर पढ़ा था वो अच्छे से रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, उसको रिवाइज कर लीजिएगा तभी आप इसमें और अच्छे से समझ पाओगे। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड A, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट A। ये ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है A, यानी तीनों साइड्स इसमें इक्वल हैं
आपको निकालना है यहाँ पर पॉइंट ए पर जो चार्ज क्यू रखा है इस पर फोर्स कितना होगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हो सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, तो सभी चार्जेस जो अन्य चार्जेस हैं उनके कारण जो क्यू पर फोर्स लगेगा उसी का वेक्टर सम हो जाएगा। बी पर जो चार्ज क्यू रखा है इसके कारण इसके बीच रिपल्सन का फोर्स लगेगा, सेम चार्ज है, तो इस डायरेक्शन में इसका फोर्स बन जाएगा, मान लेते हैं ये फोर्स है F1। ऐसे सी पर जो चार्ज रखा है इसके कारण भी रिपल्सन का फोर्स लगेगा इस लाइन के लॉन्ग, ये हो गया आपके पास F2। ठीक है, फोर्स आ गया अपने पास। अब जरूरत क्या है, एंगल की। तो एंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में प्रत्येक एंगल जो होता है वो 60-60 होता है, तो ये एंगल भी 60 होगा। अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ओके, देखो अब इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करने वाले हैं, एक डायरेक्ट मेथड करेंगे वेक्टर का यानी शॉर्टकट तरीके से, और एक दूसरा होगा जिसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करके करते हैं। पहले डायरेक्ट मेथड से देखते हैं। देखो अगर आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी, तो उनका वेक्टर सम अगर आप निकालते थे ए प्लस बी इस तरह से, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या था, r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी यानी कॉस थीटा, ये निकलता था मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या था, tan अल्फा निकालते थे इसमें, tan अल्फा इक्वल टू होता था b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। इससे आप डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड बताता था या डायरेक्शन बताता था, ये डायरेक्ट फॉर्मूला था, क्लास 11th में आपने इसको पढ़ा था। तो इसके अनुसार यहाँ पर हमारे पास ए और बी के प्लेस पर F1 और F2 है, तो पहले तो इनको निकाल लेते हैं। F1 कितना आएगा, F1 इज फोर्स बिटवीन चार्ज प्लेस्ड एट ए एंड बी, यानी ए और बी पर जो आवेश रखे हैं इनके कारण फोर्स होगा, जो कि कितना बन जाएगा, एक कांस्टेंट यानी 1/4πε है, जिसको लिख तो मैं के लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आवेश का प्रोडक्ट हो जाएगा Q और Q यानी Q स्क्वायर, डिस्टेंस इनके बीच का a स्क्वायर, और अगर F2 निकालोगे तो ये भी यही आने वाला है क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है। F1 F2 ये आ गया। अब आपको टोटल फोर्स इसका निकालना है, तो टोटल फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स निकालने का तरीका होता है कि इन दोनों का आप वेक्टर सम लोगे, वेक्टर सम लेने का तरीका ये बनता है, ये यहाँ पर ये बनेगा, ये नेट फोर्स बन जाएगा F। ठीक है, तो नेट फोर्स F कुल बल F कितना हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, इस फॉर्मूले के अनुसार F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस, इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक, मान रख लो सबका। F1 F2 दोनों आपस में बराबर हैं, कितना, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, दूसरा भी यही बनेगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2, दोनों के मान बराबर, तो ये भी होल स्क्वायर ही बन जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, देखो ये 1 2 3 तीनों सेम है, तो 1 + 1 + 1 यानी 3 हो जाएगा, 3 टाइम्स ये बन जाएगा, और ये होल स्क्वायर समेत इसको बाहर कर लो, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये नेट फोर्स आ गया। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, F इक्वल टू के का मान होता 1/4πε0 अंडर रूट 3 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण आ गया। ठीक है, नेट फोर्स, ये पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट का हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर परिमाण निकाल रहे हैं, परिणाम नहीं, सॉरी परिमाण, परिमाण और परिणाम में अंतर है। यहाँ पर है क्या, परिमाण। अब दिशा भी तो बतानी होगी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के लिए दिशा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। इसके अनुसार अगर हम शुरू करेंगे, अगर ये यहाँ F1 से कितना एंगल बनाता हो, अल्फा एंगल बनाता हो, तो उस केस में कितना बन जाएगा,
tan अल्फा इक्वल टू, देखो ए और बी आपस में बराबर हैं, यानी F1 और F2 आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो वो कॉमन होके हट जाएंगे, सिर्फ बचेगा ऊपर sin 60 और नीचे कितना बचेगा 1 प्लस cos 60, सिर्फ यही बचने वाला है, बाकी सब कट जाएगा। sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 में 1 प्लस होगा तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ बचेगा कितना 1/√3। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू होती, यानी अल्फा हो जाएगा अपने पास 30 डिग्री। ओके, तो इस तरह से ये F1 से कितना एंगल बनाएगा रिजल्टेंट, 30 डिग्री। F1 से 30 है, तो अगर आप यहां से निकालना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो गया। ओके, तो ये 30 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपके पास ये टोटल एंगल 60 था, जितना एंगल इधर बनाएगा उतना इधर बनाएगा, अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। ये 60 है, तो यहाँ पर आपके पास जाहिर सी बात है कि 60 60 120, इधर जितना होगा इधर जितना होगा बराबर ही बनेगा। 120 में कितना प्लस करें जिससे कि ये 360 हो जाए, तो उसी अनुसार अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको एक्स एक्सिस से निकालना है एंगल तो नहीं निकालना तो कोई बात नहीं। ठीक है, हालांकि ये मेरे ख्याल से ये 90 हो जाता है, टोटल कितना हो जाएगा 90। देखो यहाँ 30 डिग्री आया है, ये एंगल 30 हो गया, और ये एंगल कितना होगा ये कैलकुलेट कर लो, बस निकाल लेंगे। 30 यहाँ पर तो 60 यहाँ पर, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये दिस एंगल विल बी 60, ये 60 और ये 30 फिर 90, यानी कि वाई डायरेक्शन में सिंपली कहने का मतलब है हो जाएगा। चलिए उसको अब नेक्स्ट में अभी सेकंड मेथड में इसको कवर कर लेते हैं और वहाँ से क्लियर कर लेंगे। चलिए अब देखिए सेकंड तरीका, सेकंड मेथड। यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करके सॉल्व करते हैं। तो कंपोनेंट में रिजॉल्व करके कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं इक्विलैटरल, ठीक, और यहाँ पर चार्जेस रखे हुए थे Q1 Q2, हम केवल फोर्स ले रहे हैं, एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में। ठीक है, एक फोर्स है आपका F1 और दूसरा फोर्स है इधर F2, इस तरह से फोर्सेस हैं। यहाँ पर ये एंगल है 60, इधर ये एंगल भी 60 है। अगर ये एंगल 60 है, यहाँ से क्या करो, एक यहाँ पर खींच लेते हैं एक्स एक्सिस और एक खींच लेते हैं यहाँ से वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस खींच लिया। अगर इधर एंगल 60 है तो जाहिर सी बात है इधर भी एंगल कितना बनेगा, ये 60। सिमिलरली ये एंगल 60 होता है तो इधर भी एंगल कितना बनने वाला है, ये 60। F1 और F2 को कंपोनेंट में हम क्या करें, रिजॉल्व करें। तो रिजॉल्व करने का तरीका क्या होता है, अगर आपके पास ये कोई वेक्टर है A, तो इसको यहाँ से एक एक्सिस खींचते थे और यहाँ से एक एक्सिस खींचते थे। अगर ये एंगल थीटा बना रहा तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते थे, ये होता था A cos थीटा, और इधर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते थे, ये क्या होता था A sin थीटा। इसको कहते थे क्षैतिज घटक और इसको कहते थे वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक। उम्मीद है ये बात याद होगी आपको। तो इसके अनुसार यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो सबसे पहले मैं F1 को दो घटकों में वियोजित करूं तो F1 का एक घटक इस डायरेक्शन में बनेगा जो कि बन जाएगा F1 cos 60, और दूसरा घटक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे इधर बन जाएगा F1 sin 60। ठीक, दूसरी बात F2 के कंपोनेंट बनाया जाए तो F2 का एक कंपोनेंट इधर बनेगा F2 cos 60, और एक कंपोनेंट इसका ऊपर की तरफ ही जाने वाला यहाँ से, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर F2 cos sin 60। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको, कंपोनेंट में रिजॉल्व कैसे करते हैं। ओके, नाउ F1 और F2 पहले से बराबर है, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। F1 और F2 ये दोनों किसके इक्वल आए, KQ² बाई A² के।
तो सबसे पहले यहाँ पर हम निकालते हैं इसका क्षैतिज घटक यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, वो भी कैसा याद ध्यान रखना, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट हॉरिजेंटल कंपोनेंट, जिसको मैं यहाँ लिख दूं एफ एक्स से। तो एफ एक्स आपके पास एक तो इधर बन रहा है F1 cos 60 और दूसरा इसके अपोजिट है तो माइनस में आ जाएगा F1, F2 है यहाँ पर, सॉरी F2 cos 60। और F1 और F2 आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इक्वल टू 0 बन जाएंगे। फिर निकालेंगे हम यहाँ पर रिजल्टेंट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट्स यानी ऊर्ध्वाधर घटक, जिसको मैं लिख दूं Fy से। Fy का मतलब y कंपोनेंट यानी y डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए प्लस हो जाएंगे। तो प्लस होके क्या बन जाएंगे, F1 sin 60 प्लस F2 sin 60, ये बनेगा। अब देखो F1 F2 इक्वल हैं, F1 और F2 कैसे हैं, इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, F2 के प्लेस पर F1 रख दो तो कोई दिक्कत नहीं, यानी Fy आपके पास सिंपली बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ F1 sin 60। ठीक है, अब रिजल्टेंट अगर आप निकालते हो, रिजल्टेंट F इक्वल टू क्या बन जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, यही होता है। अच्छा यहां पर ध्यान देना 2F1, 1 मिनट, यहां पर देखो 2 टाइम्स ऑफ F1 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, नहीं √3f आ जाएगा। तो fx तो आपके पास पहले से 0, केवल Fy बचेगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स जो बचेगा आपके पास कितना हो जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ F1। F1 और F2 की वैल्यू k²/a² है, तो ये रख देंगे √3 k²/a²। देख सकते हो वही रिजल्ट आया जो आपने पहले सॉल्व किया था फर्स्ट मेथड में। फर्स्ट मेथड में भी f कितना आया था, √3 k²/a², और आपके पास सेकंड मेथड में भी वही आ रहा है, यानी रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है, 1/4πε0, k के स्थान पर रख देंगे √3 k²/a²। ओके, समझ में आया। नाउ फिर बात आती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर सिंपल दिख रहा है, ये किधर है, वर्टिकल है डायरेक्ट, तो यहाँ पर किधर हो जाएगा, अलोंग वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस, ये इसका डायरेक्शन आ गया। और पहले भी वही आया था, 90 डिग्री बना रहा था ना उससे एक्स अच्छे से, तो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, अलोंग वाई एक्सिस सीधा हो जाता, तो ये डायरेक्शन हो गया। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते तो डायरेक्शन ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ पर tan फाई, अगर मान लो रिजल्टेंट फाई एंगल बनाता हो तो इसको कैसे लिखा जाता, Fy/Fx। y कंपोनेंट तो ठीक है और Fx कंपोनेंट 0 है, मतलब समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कब होता है, जब फाई कितना हो, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन यानी ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में। तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, वर्टिकल है यानी ऊर्ध्वाधर है। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा और क्लियरिटी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिख रहा है सबको बराबर से। देखो इसमें कह रहा वर्ग ABCD के केंद्र O पर रखा गया जो आवेश है कैपिटल Q, इस पर नेट बल कितना होगा। इसकी भुजा A है और सभी कॉर्नर पर बराबर आवेश Q रखे गए हैं। सेंटर O पर रखे आवेश Q पर कुल बल कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, इसलिए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करिए। पहले देखो इस Q पर अगर A पर रखे आवेश के कारण बल निकालेंगे तो रिपल्सन का फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन बनेगा। मान लीजिए ये है F1। ऐसे B पर रखा आवेश, इसके कारण बल इधर लगेगा F2। फिर C पर जो आवेश रखा इसके कारण बल इधर रखने वाला है F3।
और डी पर रखे आवेश के कारण बल इस डायरेक्शन में लगेगा F4। ये आ गया। एक चीज और देखा जाए, वर्ग का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित, वो भी समकोण पर कटता है। मतलब कि यहां पर OA, OB, OC, OD सब बराबर होंगे। क्यों? इसलिए बराबर होंगे क्योंकि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं, वर्ग के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, तो विकर्ण एक दूसरे को बराबर काट रहे हैं तो जो डिस्टेंस है वो सेम है, चार्ज भी तो सब सेम है, इसका मतलब फोर्स भी सेम होगा। इसका मतलब आपके पास F1, F2, F3, F4 भी सेम हो जाएंगे। केवल परिमाण ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन अपोजिट है। F1, F2, F3, F4 सब बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? ये हो जाएंगे एक कांस्टेंट आवेश का गुणा स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस। देखो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2a। देखो यहाँ से ADC में अगर देखा जाए, ट्रायंगल ADC में पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाओगे तो AC बराबर कितना हो जाएगा? √a² प्लस a², यानी √2 टाइम्स ऑफ a। और अगर आप केवल OA निकालना चाहते हो तो OA क्या हो जाएगा? इसका जस्ट आधा हो जाएगा, तो आधा कर देंगे और आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 ऑफ √2a, यानी कि कितना? सिंपल सी बात है, ये बनेगा a/√2। ठीक है, ये आपके पास हो गया a/√2 डिस्टेंस है। तो स्क्वायर यहाँ पर करना किसका? a/√2, तो ये a²/2 पर कर दो। ये आपके पास F1, F2, F3 और F4 के मान हो जाएंगे। डायरेक्शन के अनुसार देखा जाए, यहाँ पर जो F1 है वो किसके बराबर देख सकते हो? नेगेटिव ऑफ F3 माइनस का F3, डायरेक्शन अपोजिट है ना, डायग्राम से देख सकते हो। इसी तरह से अगर F2 की बात करते हो तो F2 का डायरेक्शन जो है F4 के जस्ट अपोजिट है, माइनस का F4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अब नेट फोर्स क्या हो जाता है? नेट फोर्स F इक्वल टू हो जाता है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये हो जाएगा नेट फोर्स। सबके मान को किसी तरह से एडजस्ट कर ले, क्या बन जाएगा? F बराबर F1 माइनस F3 के इक्वल है और F2 जो है वो माइनस F4 के इक्वल है, और प्लस यहाँ पर आपके पास F3 है ही और F4 है ही। F3 से F3 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस F4 से F4, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। और अगर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या है? जो Q है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? साम्य। ठीक है, साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था का मतलब होता है नेट फोर्स 0 है, नो मोशन। ठीक है, वो मूव नहीं कर सकता। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, और भी सवाल आप अपने तरफ से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी आपके पास सवाल दे दे कुछ इस तरह से कि एक सर्कल दे दिया, मिनट, ढंग से नहीं बना। ये एक सर्कल दे दिया, ओके, और इस सर्कल पर आवेश रखे हुए हैं कुछ। यहां पर आवेश है Q और यहां पर आवेश है माइनस Q, यहां पर आवेश है Q और यहां पर भी एक आवेश है माइनस Q।
इस तरह से आवेश दे रखा है, ये सब सर्कल पर है, ध्यान रखिए पॉइंट्स यहाँ पर है पॉइंट्स, ये आवेश रखे हुए हैं। अब आपसे कह रहा है कि इसमें बताइए, इसका यहाँ पर ये सेंटर होगा, कहीं पर सेंटर हो, नेट सेंटर ओ पर एक आवेश रख दिया हमने कैपिटल क्यू। आपको बताना है नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू कितना होने वाला है, ये सवाल बता दे। क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, इसको यहाँ से मिला लो सबको, ये और इसके अलावा ये मिला लिया। फोर्स देखा जाए कैसा, अट्रैक्शन है रिपल्सन है, उसके अनुसार डायरेक्शन देखो। अगर आप इस वाले फोर्स के का इसका देखोगे तो इसके कारण डायरेक्शन तो इधर बनेगा रिपल्सन का F1, इसके कारण भी रिपल्सन बनेगा इधर F2। नाउ माइनस क्यू है, माइनस क्यू के कारण जो डायरेक्शन बनेगा ये इधर ही बनेगा F3, और ये माइनस चार्ज है तो अट्रैक्शन का फोर्स होता तो इसके कारण डायरेक्शन इधर ही बनेगा F4। समझ में? अब ऐसे केस में नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका निकालने देख लें, सभी फोर्सेस को एक्स वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करें, तो रिजॉल्व तो पहले से ही है। अगर यहां पर आप Fx निकालते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो क्या बनेगा F2 प्लस F3, और ध्यान से देखो अगर F1 F2 F3 और F4 चारों के चारों फोर्स इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और इसके अलावा इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम है, जो कि किसके बराबर होगा, रेडियस। अगर रेडियस इसका a मानते हो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, इतने बनेगा। सारे के सारे फोर्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो F2 और F3 जब इक्वल हैं तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये बन जाएगा 2 गुना इसी का यानी 2 टाइम्स आप K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई a स्क्वायर। Fy निकालेंगे, y का मतलब क्या बन जाएगा, यहाँ पर F1 और F4 प्लस हो जाएंगे, तो ये भी तो इक्वल है, ये भी इतने बनेगा 2K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई a स्क्वायर। Fx Fy निकल आया, नेट फोर्स क्या बन जाएगा, F इक्वल टू, इनका रिजल्टेंट निकालना है तो यहाँ से हम इस तरह से बनाएंगे, तो ये बनेगा इसका परिणामी बल F इक्वल टू अंडर रूट Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, रख लो वैल्यू, दोनों तो सेम ही है, चाहे Fx लें चाहे Fy लें, दोनों सेम हैं, यानी कि 2K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2K क्यू कैपिटल क्यू बाई स्मॉल a का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये 2 गुना हो जाएगा, यानी रूट के अंदर अंडर रूट 2 बचेगा, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√2 K क्यू कैपिटल क्यू बाई a स्क्वायर, ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक, इसके बाद डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, डायरेक्शन निकालना है तो फिर क्या करिए, डायरेक्शन निकालने का सिंपल तरीका है tan फाई इक्वल टू कितना बन जाएगा Fy ओवर Fx, जहाँ फाई क्या है, x एक्सिस से बनाया गया कोण होता है, ये वाला कोण, तो दोनों तो इक्वल है, यानी tan फाई कितना हो जाएगा अपन, फाई कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी x एक्सिस से 45 डिग्री पर। ओके, और देख सकते हो चित्र में डायरेक्शन 45 डिग्री पर ही है, बस अर्थ किधर है, किस प्लेन में बन रहा है, ये जो प्लेन है आपका -x -y यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, जैसे ये क्वेश्चन है, कर लीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ डी पर आपको जो आवेश -q रखा है इस पर नेट फोर्स निकालना है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ये आयत है जिसकी लंबाई a है और चौड़ाई b है। ठीक है, कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ कर लेंगे। बाकी जो आवेशों के संतुलन संबंधी प्रश्न है उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।